नमस्कार। आज हम देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से एक पाठ जिसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और इसके लेखक हैं श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए हम सीधे पाठ की शुरुआत करते हैं। बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिक को धर्म तत्व समझाना है। तो देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आज के समाज में भी कुछ ऐसे लोग, ऐसे सुशिक्षित लोग जो कि स्वयं पढ़े लिखे हैं और जिनका काम शिक्षा बांटना है, दूसरों को ज्ञान देना है, दूसरों को अच्छे मार्ग में प्रेषित करना है, ऐसे लोग स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर स्त्रियां पढ़ लिख जाएंगी तो जो घर का सुख है वो खत्म हो जाएगा। और अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए देखते हैं कि वो क्या क्या दलीलें देते हैं लेखक के अनुसार। तो सबसे पहला है, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर मिलती। तो देखिए पहली दलील क्या देते हैं वो, कि जो पुराने संस्कृत कवियों के नाटक हैं उनमें जो स्त्रियां जिस भाषा का प्रयोग करती हैं वो एक्चुअल में प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा मीन्स जो वहाँ पर उस समय भाषा चलती थी, न कि संस्कृत। संस्कृत क्या है, एक सम्माननीय भाषा समझी जाती है, तो वो संस्कृत न बोल के प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करती थी। तो इससे लेखक कहते हैं कि वे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं वो ये दलील देते हैं कि पुराने ज़माने में बनने वाले नाटकों की जो स्त्रियां होती थी वो भी अनपढ़ होती थी। वो इससे जाहिर होता है कि वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। तो इसका मतलब उस समय भी स्त्रियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता था। दूसरी दलील वो देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। अब वो अनर्थ कैसे होते हैं, वो कहते हैं कि शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी। मतलब उनके हिसाब से शकुंतला अल्पज्ञानी थी और उस अल्प ज्ञान की वजह से उन्हें इतना घमंड था कि उन्होंने दुष्यंत का अपमान कर दिया, ऐसा ये लोग कहते हैं। तीसरी दलील वो क्या कह देते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। मतलब जो श्लोक उसने लिखा था वो वहाँ उस समय के अनपढ़ लोगों की भाषा थी। मतलब वो बिल्कुल भी ज्ञानी लोगों की भाषा से मेल नहीं खाती थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। मतलब उनको अल्प ज्ञान देना भी उनके हिसाब से स्त्रियों को बर्बाद करना है, लोगों को बर्बाद करना है, क्योंकि वो अपने अल्प ज्ञान की वजह से लोगों पर जो है लोगों के साथ बदतमीजी करती हैं या उन पर हावी होती हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब वो ऐसी दलीलें सुनते हैं तो मतलब उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इसकी उपेक्षा कर देना, इन दलीलों की उपेक्षा कर देना, यानी उसे इग्नोर कर देना ही इसका सबसे अच्छा जवाब है। लेकिन तब भी वो यहाँ पर लेखक जो हैं इन दलीलों का जवाब दे रहे हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थीं। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृति थी? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नाटकों में स्त्रियां जो प्राकृत भाषा बोलती थी ये इस बात का प्रमाण नहीं कि वो अनपढ़ थी। वो इसलिए प्राकृत भाषा बोलती थी क्योंकि वो लोगों को समझ में आती थी, वो उस क्षेत्र की बोली थी। तो लेखक यही कह रहे हैं कि संस्कृत न बोल सकना न तो अनपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का। ये फिर लेखक ये भी कहते हैं कि उत्तर रामचरित में
जो स्त्रियों की वेदांतवादिनी पत्नियां, मतलब ये पता है कि उन ऋषियों की जो पत्नियां थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, काफ़ी विद्वान थी, विदुषी थी, तब भी वो प्राकृत भाषा बोलती थी। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृति थी? नहीं, वो संस्कृत बोलती थी। तो वो संस्कृत बोलती थी इसका मतलब वो पढ़ी लिखी थी, पर इस बात को तो वो लोग नहीं मान रहे जो ये दलील दे रहे हैं। तो यहीं पर लेखक ये कहते हैं कि क्या उनकी संस्कृत कोई गंवारी संस्कृत थी, मतलब क्या वो कुछ गलत थी या वो संस्कृत भी गलत थी। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। अब ये कह रहे हैं कि जो भवभूति और कालिदास हैं उनके जो नाटक जिस समय के हैं उस समय में समस्त शिक्षितों का जो समुदाय ग्रुप था वो संस्कृत भाषा ही बोलता था। तो लेखक कहते हैं कि इससे साबित होता है कि उस समय भी स्त्रियां पढ़ती लिखती थी, वो भी संस्कृत बोलती थी। अगर इनके हिसाब से संस्कृत बोलना पढ़ने लिखने का सबूत है तो इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का प्रयास करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते। मतलब लेखक यहाँ पर ये उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं कि जो पढ़े लिखे विद्वान थे वो भी प्राकृत भाषा में अपने उपदेश देते थे। शाक्य मुनि कौन है? गौतम बुद्ध को भगवान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो वो भी जो उपदेश देते थे उस समय वो प्राकृत में ही देते थे। इसका कारण ये था कि उस समय की प्रचलित भाषा प्राकृत थी, और इसके अलावा जो बौद्ध तथा जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लिखने वाले लोग अनपढ़ थे या गंवार थे। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। तो अपनी इन दलीलों के जरिए लेखक ने यह साबित कर दिया कि यदि वो स्त्रियां नाटक में प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी तो यह बात कतई लागू नहीं होती कि वे अनपढ़ या गंवार थी। वो इसलिए प्रयोग करती थी क्योंकि उस समय की प्रचलित भाषा प्राकृत थी। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। अब देखिए लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित, ये सब ग्रंथों के नाम हैं, ये ग्रंथ बनाए हैं प्राकृत भाषा में, तो अगर वो अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह भी अपने जमाने की प्रचलित भाषा में ही अखबार लिखता है। जो भी संपादक होता है न्यूज़पेपर का वो कौन सी भाषा में अखबार लिखता है? जो उस समय प्रचलित होती है। तो हम उसे अनपढ़ गंवार तो नहीं कह सकते। वो इसलिए लिखता है कि वो भाषा लोगों को समझ में आती है। तो यहाँ पर लेखक पूरी तरह से इस बात का खंडन करते हैं। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। तो आप देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर हैं और बड़े बड़े जो अभी जो किताबें, जो प्रसिद्ध किताबें लिखी जा रही हैं वो इसी भाषा में लिखी जा रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इनके लेखक हैं वो अनपढ़ हैं या गंवार हैं। आजकल की प्राकृत है। शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? तो यह इस तरह से लेखक जो है इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं कि नाटकों में जो स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थीं वो अपढ़ या गंवार थी। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी।
चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। मतलब जो उस समय के आचार्य थे वो नाट्य शास्त्र संबंधी नियम उन्होंने बना रखे थे। वो नियम क्या थे कि उस समय सभी की भाषा तो संस्कृत थी नहीं, कुछ चुने हुए लोग थे जो संस्कृत भाषा बोलते थे, तो जो बाकी लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसा नियम बन गया था। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। अब लेखक इसका भी एक वो देते हैं कि उदाहरण देते हैं कि पहले के समय में कोई अलग से स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय तो था नहीं, फिर जो नियमबद्ध प्रणाली है उसका जो उल्लेख यानी कि उसका जो रिकॉर्ड है वो पुराणों में कैसे मिल सकता है। कोई विश्वविद्यालय होता, वहाँ पे रिकॉर्ड लिखे जाते, उल्लेख होता तो आज हम पढ़ते, पर उस समय ऐसा कुछ था नहीं, और उल्लेख उसका कहीं हो रहा हो पर नष्ट हो गया हो, ये भी हो सकता है कि कहीं पर वो रिकॉर्ड रखे गए हों और अब आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो नष्ट हो गए हों। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है ना। ये बात, इस बात में तो सच्चाई है कि पहले के ज़माने में भी विमान उड़ा करते थे, है ना। जैसा कि हम रामायण में भी देखते हैं कि जो रावण है वो सीता जी का हरण करने जब आया था तो वो विमान पर ही सवार होके आया था, या राम भगवान जब अपने परिवार सहित वापस वनवास से लौटते हैं तो वो पुष्पक विमान में सवार होकर लौटते हैं। तो ये जो विमान वो कैसे बनाए गए होंगे, उसकी विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है अभी जो हमें ये प्रमाणित कर सके कि उस समय इसका प्रयोग करके, इस शास्त्र का प्रयोग करके वो विमान बनाए गए, वो नहीं है। तब भी हम मानते हैं कि विमान उस समय उड़ा करते थे। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि स्त्रियां उस समय भी पढ़ा करती थी, विदुषी होती थी। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, जहाज भी बनते थे उस समय, और ये उल्लेख नहीं है कि वो जहाज कैसे बनते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। लेखक कहते हैं कि बताइए कोई सबूत है कि उस समय जहाज बना करते थे, पर हमें पता है कि बना करते थे। पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। हम अच्छी तरह मानते हैं कि उस समय विमान उड़ा करते थे, जहाज चला करते थे, परंतु आज हम यह मानने को तैयार नहीं है कि उस समय की स्त्रियां भी पढ़ी लिखी होती थी, पुरुषों का मुकाबला करती थी, शास्त्रार्थ करती थी। ये मानने के लिए हमारा हृदय जो है मान नहीं रहा है, तैयार नहीं हो रहा है। कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी। लेखक को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो भारत की जो तत्कालीन स्त्रियां हैं, अभी की स्त्रियां, उनको भी मूर्ख और गंवार और अनपढ़ बताते हैं। तो कहते हैं कि वो जो तर्क देते हैं इसके लिए और वो जो न्याय कर रहे हैं स्त्रियों के साथ, मैं उनके बलिहारी जाता हूँ। मतलब वो ये व्यंग से कह रहे हैं। वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं, सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि जो वेद हैं, तो वेद को हम सभी मानते हैं। हम मानते हैं कि वो ईश्वरकृत रचना है और सारा जो ज्ञान है संसार का वो वेदों में भरा हुआ है। लेकिन ईश्वर ने इन वेदों की रचना किनसे कराई है? स्त्रियों से। उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। मतलब भगवान स्त्रियों को इस लायक समझ रहे हैं कि वो उनसे वेदों की रचना करवा रहे हैं। यहाँ पर एक नाम आया है विश्ववरा, तो ये माना जाता है कि इन्होंने भगवान की वेद रचने में मदद की थी। लेकिन लेखक कहते हैं कि हम ऐसे हैं। देखिए एक्चुअल में ये जो विश्ववरा थी ये अत्रि गोत्र की पत्नी थी, स्त्री थी, और ये ऋग्वेद के 5वें मंडल 28वें सूक्त की एक में से छठी ऋग की ऋषि थी। तो इसमें इनका वर्णन है और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना, ककहरा मतलब जो शुरुआती क ख ग घ वो पढ़ाना भी पाप समझते हैं। हम उन स्त्रियों को ये भी नहीं मानते। तो ये कितनी गलत बात है
शीला और विजा आदि कौन थी? अब देखिए यहाँ पे भी इन स्त्रियों का नाम आया है। आप देखेंगे आपके इस पाठ के पीछे में इनके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये कौन है। शीला थी कौरिडन्य मुनि की पत्नी। और जो वीज़ा है, तो वीज़ा के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी विदुषी महिला थी। तो ये जो थी कौन थी? वे स्त्री नहीं थी या स्त्री थी या नहीं? लेखक कहते वो भी स्त्रियां ही थी। महान विदुषी स्त्रियां बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं, है ना। मतलब बड़े बड़े जो विद्वान पुरुष हैं वो इनके आगे शास्त्रार्थ में हार जाते थे। शांगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? तो ये जो शांगधर पद्धति है उसमें इन्होंने एक कविता लिखी हुई है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है वे क्या अनपढ़ थीं? त्रिपिटक ये शब्द पहले भी आया है, आपने देखा है। त्रिपिटक क्या था कि जो गौतम बुद्ध उपदेश देते थे तो उनके जो अनुयायी थे उनके उपदेशों को लिखित रूप में तैयार कर किया था उन्होंने, और उसको नाम दिया था त्रिपिटक, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये 3 भाग हैं, सुत या सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधर्म पिटक। ये सब ये त्रिपिटक की व्याख्या थी। तो जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा क्या है? थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों की पद्य रचना संकलित है। बौद्ध भिक्षुणियों की मतलब स्त्रियों की। तो अब बताइए, क्या ये स्त्री अनपढ़ रही होंगी जिन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, ऐसा ग्रंथ रच दिया? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा न थी, ऐसा हम नहीं मान सकते। उस समय भी स्त्रियां सब कुछ करती थी, पढ़ती भी थी, शास्त्रार्थ करती थी, पुरुषों के बराबर चलने की कोशिश करती थी, चलती भी थी। कौन विज्ञा ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? तो यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि ये सब उदाहरणों के बाद भी अगर कोई कहता है कि स्त्रियां उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी तो आपकी बात को कौन मानेगा।